Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with our fourth chapter. So लक्ष्य बैच का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 हमारा साइंस का चैप्टर 4 है भाई, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड हर साल इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं बिकॉज बच्चों को लगता है चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। सो टुडे इन दिस सेशन वी विल मेक श्योर कि इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझा जाए ताकि इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी ये चैप्टर मुश्किल ना लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, नाम से ये तो समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात बताओ, कार्बन ही क्यों? हमने पीरियोडिक टेबल देखा, उसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम सिर्फ कार्बन के ही बारे में पूरा ऐसे क्लासिफिकेशन हो रही है, पूरा चैप्टर बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन जो है हमारा, इट इज वर्सेटाइल इन नेचर। वर्सेटाइल का मतलब जिसके बहुत सारे यूजेस है। तो अगर देखा जाए हमारी लाइफ में जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी आपको आसपास चीजें दिख रही हैं, उसमें हर चीज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कार्बन का होगा। तो इसीलिए वो हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। इसीलिए उसके बारे में हम इतना डिटेल में उसके कंपाउंड्स और ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। सो नाउ ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। ये मैंने अभी आपको बताया, जितने हमारे आसपास आपको लिविंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे सब में कहीं ना कहीं कार्बन का कुछ आपको कोटेशन मिल जाएगा। उसके बाद अब अगर हम कार्बन को केमिस्ट्री की टर्म्स में पढ़े तो हमें पता है इट इज अ नॉन मेटल। कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है। अब ये मेटल नॉन मेटल तो हमें पता है ना भैया, मेटल कौन सी चीज होती है, नॉन मेटल कौन सी चीज होती है। मेटल की प्रॉपर्टीज याद होंगी, लस्ट्रस होता है, मतलब शाइनी होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ये सब चीजें पढ़ी हुई है हमने। एंड जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की तो इसका रिवर्स होता है उसमें, तो ये एक नॉन मेटल होता है हमारा। ठीक है। इसके अलावा इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इस एटॉमिक नंबर का हमें क्या यूज है? क्यों बात कर रही हूं मैं इस एटॉमिक नंबर की? क्योंकि इस एटॉमिक नंबर से हम कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स कैसे कॉन्फ़िगर हुए हैं वो निकालते हैं। जैसे हमें पता है जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जैसे जो फर्स्ट शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। जो दूसरा शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मतलब उसे अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे। बट इसके तो बेचारे की टोटल है ही 6। 2 पहले में चले गए तो दूसरे में कितने बचे? 4 ही बचे। अब अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 ऑप्शन है इसके पास। या तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है कहीं से 4 और इलेक्ट्रॉन लेके, 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, अदरवाइज ये इन 4 को भी लूज कर दे एंड फिर इसके पास सिर्फ 2 ही बचेंगे और इसका जो पहला ऑक्टेट है वही कंप्लीट होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या 2 ऑप्शन भी मिले? या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लो। यही हम पहले पढ़ते हुए सब ऐसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन अच्छा, जो ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं उनको बोलते क्या है? एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड। पहली बात तो वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी आउटर मोस्ट शेल। तो यूजली सारे यही करते हैं एलिमेंट्स हमारे। जैसे अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में लेट्स सपोज 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कोशिश करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाए, 8 हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। या अगर उसके जो ऑक्टिक सर्कल है, बाहर वाला जो सर्कल आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्राई करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। इस तरीके से कौन से कंपाउंड्स बनते थे? हमारे आयोनिक कंपाउंड्स बनते थे। लेकिन जब कार्बन को ये बोला गया कि भैया या तो तू 4 लूज कर दे या 4 कहीं से गेन कर ले तब जाके स्टेबल स्टेट मिलेगी, तो उसने हाथ खड़े कर दिए कि भैया ना तो मैं लूज कर सकता ना मैं गेन कर सकता। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज उठ के आ जाता है कि वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड, या ऐसे लिखे आते हैं कि वो क्यों इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज नहीं कर सकता। तो क्या आंसर देंगे? इट इज डिफिकल्ट फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू ईदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन एज इट विल बी डिफिकल्ट टू होल्ड एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स को, एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना डिफिकल्ट है। एंड अगर वो सोचे कि मैं लूज कर देता हूं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए। इसलिए वो थक के बैठ गया कि भैया ना तो मैं 4 नए इलेक्ट्रॉन्स को संभाल सकता और जो मेरे पास 4 है मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता, इतनी एनर्जी नहीं है मेरे में। ठीक है। सो उसने तो ऐसे बोल दिया, तो यहाँ से क्लियर हो गया भाई अगर वो गेनिंग और लूजिंग नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स की तो आयोनिक कंपाउंड तो नहीं बनेगा। लेकिन उसने कहा मैं क्या करूंगा, मैं शेयरिंग करूंगा, क्योंकि उसने बचपन में सीखा था शेयरिंग इज
केयरिंग। सो भैया अब यहाँ पे बात हो गई कि शेयरिंग करेगा, मतलब वो कह रहे हैं ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं किसी और के साथ शेयर करूंगा अलग अलग तरीके से, एंड या तो मान लो एक 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 एक, एक शेयर करके 4 अपने पूरे कर लूंगा और 4 वही वाले 4 शेयर भी कर लूंगा। इस तरीके से उसने सोचा। तो कार्बन अटेन्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अलग अदर एटम्स। तो बाकी एटम्स अब कैसे कैसे शेयरिंग हो सकते हैं वो सब अभी सीखेंगे, बट 1 बाय 1 चलेंगे, ठीक है। तो यहां तक बात हुई कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये शेयर करूंगा। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड्स बनते हैं वो होते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे हमने आयोनिक बॉन्ड्स देखा, ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन वो बनते हैं शेयरिंग से, ठीक है। सो द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। सो जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तब हम उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है पेयर ऑफ भी हम पढ़ेंगे, सिंगल डबल ट्रिपल होते हैं। सो पेयर भी हो सकते हैं, 2 पेयर भी हो सकते हैं, 3 पेयर, तो मतलब पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं हमारे तब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब एक तो हम देख ही रहे कार्बन बनाता है ये, इसके अलावा atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, क्लोरीन ऑल्सो शो शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्यों क्यों होगा ऐसा, देखो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें बच्चे, हाइड्रोजन की टोटल एटॉमिक नंबर क्या है 1 है। सो जब इसका आप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो भाई पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसको कितना चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो यहाँ पे वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। जैसे यहाँ पे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसने हाइड्रोजन का ही एक और लिया, जरूरी नहीं हाइड्रोजन का ही एक और हो, कार्बन के साथ भी वो बना सकता है। बट यहाँ पे लेट्स सपोज हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे, तो उसने ये दोनों ने मिलके क्या किया, इसने अपना 1 लेके आ गया, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले आया, ये शेयरिंग करा। तो हाइड्रोजन के इस वाले हाइड्रोजन के कितने हो गए 1 2, इसके चेक करो 1 2, तो शेयरिंग बेसिस पे इन्होंने इस तरीके से शेयर कर लिया। इसी तरीके से ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 और दूसरे शेल में 6। अब यहाँ पे इसके पास 6 है, इसको 2 और चाहिए, तो वो 2 क्या करेगा, शेयरिंग करने की कोशिश करेगा। तो क्या कर सकता है, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे देखो जैसे ऑक्सीजन है, ये हमारा ऑक्सीजन बैठा हुआ है, इसके पास टोटल भार वाले उसके शेल में कितने हैं 6 हैं। सो 1 2 3 4 5 6। अब अगर ये एक और ऑक्सीजन के एटम से मिलेगा तो फिर से 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे ये इस तरीके से शेयरिंग कर लेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे इसने फिर से शेयरिंग करी। अब ऑक्सीजन के कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर ये सर्कल लग गया तो इधर वाले सारे इसके काउंट होंगे, और इसके साथ ये सर्कल है तो ये इसके काउंट, क्योंकि ये शेयर कर रहे, कॉमन हो गई इनके, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कितने होते हैं, इसके पास टोटल एटॉमिक नंबर 7 है। सो ये हो गया 2 और 5, तो आउटर शेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट बनाने के लिए इसको 8 करने पड़ेंगे। अब 5 में मतलब 3 और चाहिए इसको, तो क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर लेगा किसी से। जैसे यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन लिया मैंने, एंड इसका हम इस तरीके से बनाते हैं, ये बना दिए हमने 1 2 3 4 5, इसके पास अपने हैं। अब इसने सोचा यार किससे शेयर करूं, सो या तो वो कोई ऐसा ढूंढेगा जो अपने 3 या 2, जैसे 2 नाइट्रोजन के कर सकते हैं, या वो हाइड्रोजन से बात करेगा। अब हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है जो शेयर करने के लिए वो घूम रहा है। तो मान लो इसके पास हाइड्रोजन आ गया अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है भाई, इन्होंने यहाँ पे बॉन्डिंग कर ली। सो अब इसके नाइट्रोजन के कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 बन गए इसके, और हाइड्रोजन के 2। अब इसके 6 है, इसका तो पूरा हो गया, ये तो और शेयरिंग नहीं कर सकता, तो एक और हाइड्रोजन ले लेंगे। मान लो एक और हाइड्रोजन आ गया अपना 1 लेके, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ गया। सो अब जब यहाँ पे शेयरिंग होगी तो देखो एक नाइट्रोजन ने अपने 3 शेयर करे और 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ करे। तो देखो अब नाइट्रोजन के काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। इस हाइड्रोजन के 2 हैं, इस हाइड्रोजन के 2 हैं, इस हाइड्रोजन के 2 हैं। सो इस तरीके से शेयरिंग करी जाती है। अभी मुझे लग रहा है कि देख के आपको लगेगा अरे बड़ा सारा एक साथ हो रहा है, बट ये धीरे धीरे स्टेप वाइज हम चीज़ों को सीखेंगे तो आपको ये ईजी लगेगा। अभी हम जब कोई क्या कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में टाइप्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि जब भी शेयरिंग करी जाती है तो क्या बनता है, तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।
आप कभी कभी कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पूछ लेते कि यार कुछ प्रॉपर्टीज बताओ इनकी। सो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? पहला है कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं एज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इनके बीच में क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम होती है, वीक होती है, इसलिए इनका बॉइलिंग और जो क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही इसका लो होता है। एंड अगर हम बात करें तो दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। कोई चार्ज पार्टिकल नया नहीं बना, इसीलिए यहाँ पे ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। ठीक है, और आयोनिक कंपाउंड से अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये वीकर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं भाई। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप्स। अब वो कह रहे हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड भी हमारे 3 तरह के होते हैं। और किस बेसिस पे डिसाइड होता है? कितने नंबर ऑफ या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। जैसे सिंगल, अब सिंगल से पता चल रहा है भाई अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर हुए आपस में तो वो हमारा सिंगल हो जाएगा। डबल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स या कह दो 2 पेयर शेयर हुए हैं तो वो हमारा डबल होगा। ट्रिपल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 हमारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो, या हम कह सकते हैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो हम कहेंगे कि वो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल कोवेलेंट की। सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए या हम कह सकते हैं एक पेयर शेयर हुए। जैसे कि बात करी जाए अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का भी हम पढ़ के आए हैं। क्या एटॉमिक नंबर है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसको क्या चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए जो वो शेयर कर लेगा। तो मान लो भाई ये हाइड्रोजन, अभी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ ही, अब इसके पास एक है, इसने एक और हाइड्रोजन से बात करी कि भाई तेरे पास भी तो है, चलना आपस में हम दोनों शेयर कर लेते, तेरे भी 2 हो जाएंगे मेरे भी 2 हो जाएंगे। उसने कहा चल ठीक है भाई तू अपना भाई है, तेरी बात मान लेते। तो दोनों ने कर ली शेयरिंग। अब जब मैं इस हाइड्रोजन के काउंट करूंगी, कैसे करूंगी? इसके साथ के सर्कल में 2 हैं तो इसके पास 2 है इलेक्ट्रॉन्स। इसका काउंट करूंगी, इसके साथ के सर्कल में 2 है, इसके पास भी 2 है। दोनों हमारे क्या हो गए? स्टेबल हो गए। दोनों के पास 2-2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब सेम चीज क्लोरीन ने भी करी। अब क्लोरीन की अगर हम बात करें बेटा तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 2, 8 और 7 मतलब 8 to 10 7। अब इसके शेल में कितने हैं? 7। कितना चाहिए? एक ही चाहिए इसको। इसने कहा ठीक है भाई, ये लिया, क्लोरीन आया। अब क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके पास 7 है। अब वो कह रहा है कहीं से अगर एक को मान जाए ना कोई शेयर करने के लिए तो मेरे 8 कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ एक और क्लोरीन भी बैठा था, वो भी बैठ के यही सोच रहा कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 है मेरे पास, कोई अगर एक जरा मान जाए मेरे भी 8 हो जाएंगे कंप्लीट। तो ठीक है भाई, आपस में सेटिंग हुई इनकी। और ये देखो अब जब मैं इस क्लोरीन के काउंट करूंगी, ध्यान रखना जरा, एक बार काउंटिंग पे ध्यान देना। जब मैं इसके काउंट कर रही हूँ तो कैसे करूंगी? देखो इसके आसपास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे बड़ा सर्कल आ गया तो 7 8। तो इस क्लोरीन के कितने हो गए? 8 हो गए। सिमिलरली ये वाला आ गया, भैया मेरे भी एक बार काउंट कर दो। सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पूरा सर्कल है तो 7 8। हाँ भाई हाँ, तेरे पास भी 8 है। ठीक है, सो दोनों ने शेयरिंग करी और दोनों के क्या हो गए? 8 8 कंप्लीट हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। सो यहाँ पे इस तरीके से होती है शेयरिंग। अब यहाँ पे देखो जो शेयरिंग वाले अगर आप काउंट करोगे तो देखो जरा इधर कितने, यहाँ पे ये शेयरिंग हुई है, कितने शेयर हुए हैं? 1 2 मतलब एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो मतलब यहाँ पे क्या बना है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम सिंगल लाइन डालते हैं। ठीक है भाई, इधर बात करें तो देखो शेयरिंग जो शेयर हो रहे हैं कितने हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं मतलब एक पेयर शेयर हुआ। तो ठीक है भाई, इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। ये एग्जांपल सिर्फ बेसिक एग्जांपल्स लिए गए ताकि मैं आपको समझा सकूं कंसेप्ट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डबल कोवेलेंट। नाउ डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे शेयर होंगे, जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन। सो अगर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल है, पहले भी मैंने आपको समझाया था। देखो ऑक्सीजन के हमारे टोटल कितने होते हैं बेटा? 8 एटॉमिक नंबर होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2
6, मतलब इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इसके पास यहाँ पे इसको 2 चाहिए और इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या कर सकता है, देखो यहाँ पे इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसने अपना ही जैसा एक और ऑक्सीजन का देख लिया, मान लो इसने यहाँ पे इससे बात करी, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 है। अब इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, आपस में इन्होंने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो अब इसके काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, पूरा सर्कल है ना, ये भी होगा 7 8। इसी तरीके से इसके देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों ने अपने 8 8 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब इसी में ही एक एग्जाम्पल है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है, और वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चे, CO2। जैसे अभी हमने देखा था ना, नाइट्रोजन ने 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ किया था, ऐसे ही हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। सो कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे कार्बन का आपके पास 1 है, सो ये हमारे पास कार्बन का है, इसके पास कितने हैं, 1, ये इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4। तो इसने जब ऑक्सीजन से बात करी, ऑक्सीजन को 2 शेयर करने, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया अपने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लेने। अब इन्होंने जब यहाँ पे इस तरीके से शेयरिंग करी, तो देखो जरा ऑक्सीजन के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसके तो 8 कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें तो इसके कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। इसको अभी भी 2 और चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ले लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, एक और ऑक्सीजन आया, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। सो यहाँ पे इन्होंने बॉन्डिंग करी। अब इस ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन के देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस ऑक्सीजन के 8 पहले ही हो गए। सो यहाँ पे एक कार्बन में हमारे पास क्या लगे, एक कार्बन में 2 ऑक्सीजन के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लगे, या 2 ऑक्सीजन के हमारे एटम्स लगे। इसी तरीके से अच्छा अब यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड वाला समझ लो। सो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 हमारे पास हो रहे हैं बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। यहाँ हम इसको बोल सकते हैं 2 पेयर। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स या 2 पेयर शेयर हुए हैं। अब अगर इसमें बात करें, अब अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से गिनोगे कि हाँ तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो क्या ये सही होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन, आप ये देखोगे कि इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ कितने शेयर करे। सो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 पेयर शेयर हुए हैं। इसी तरीके से इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के एटम के साथ कितने शेयर करे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पेयर शेयर करे। तो यहाँ पे भी हमारा जो बना है वो बना है डबल बॉन्ड, ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। अब एक एग्जांपल जरा और ले लेते हैं। जैसे हम कार्बन की बात कर ही रहे हैं, तो ये देखो कार्बन जो एक शेयरिंग करता है ना, वैसे पूरा हाइड्रोकार्बन का टॉपिक पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देखो इसके पास टोटल कितने होते हैं, 1 2, अच्छा इतनी दूर क्यों बनाया, इसके पास पास ही बना देती हूँ, 1 2 3 4। अब इसके पास 4 है। अब अगर ये हाइड्रोजन से शेयर करता है, तो देखो जरा यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके पास 1 है, ये कर लिया इन्होंने शेयर। इधर एक और हाइड्रोजन आया, इसके पास 1 है, इसने शेयर कर लिया। हाइड्रोजन एक और आया, शेयर कर लिया। हाइड्रोजन एक और आया, शेयर कर लिया। ये मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझा रही हूँ कि यहाँ पे जो शेयरिंग हुई, तो क्या हम ऐसे कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स या 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं शेयर, नहीं। यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे कि भाई इस कार्बन के बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड है, 1 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 1 पेयर शेयर हुए, तो ये सिंगल जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच सिंगल, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल। तो हम टोटल कितने शेयर हुए ये नहीं देख रहे, एक एलिमेंट ने या एक एटम ने दूसरे एटम से कितने शेयर करे वो काउंट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जो था, यहाँ पे क्या था, डबल था, क्योंकि एक कार्बन का एक ऑक्सीजन के साथ कितने शेयर कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब 2 पेयर शेयर कर रहा है, मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है।
दिस इज द सिंपलेस्ट वे जिसमें मैं ब्रेक डाउन करके आपको समझा सकती हूँ। एंड आई रियली होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी एंड इसके बाद आपको चैप्टर इजी लग रहा होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट। अब नाम से ही भैया, जब वो सिंगल ऐसा था, डबल ऐसा था, तो ट्रिपल कैसा होगा, 1 2 3। और इसमें क्या होंगे हमारे, कितने पेयर होंगे, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर होंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे। सो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे नाइट्रोजन। अब आ जाओ जरा नाइट्रोजन की बात कर लो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5। ठीक है, अब नाइट्रोजन जब भी बैठा होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बैठा है, इसके पास कितने होंगे, 5 है टोटल इसके पास। सो 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 मैंने इसलिए बनाए क्योंकि ये 3 शेयर कर रहा है ना, पता है ना ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये 3 शेयर करेगा। ठीक है, यहाँ पे अब एक और नाइट्रोजन का उठ के आ जाता है, यहाँ पे आया नाइट्रोजन का। अच्छा, पहली बात यहाँ पे 5 है, इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए। ये नाइट्रोजन बैठा है, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये कितने शेयर करेंगे, देखो ना, इसके पास 5 है, इसको 3 और चाहिए, इसके पास भी 5 है, इसको 3 और चाहिए। सो ये क्या करेंगे, 3 3 शेयर कर लेंगे। अब इसके काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट हो गए इसके। इसके काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे हमने देखा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। दैट इज वाई इट इज फॉर्मिंग, हमारा क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, जरा एक एग्जांपल देख लें। सो ये होमवर्क में तो पहले चलो थोड़ा सा पॉज लेके, क्या बोलते हैं, सच सच, ऐसा नहीं कि हाँ चल छोड़ना नहीं, पॉज लेते चीटिंग कर लेंगे आगे। थोड़ा सा पॉज लेके एक बार खुद इसको बना के देखो। यहाँ पे मैं टाइमर लगा देती हूँ, लेट्स सपोज 20 सेकेंड्स का। ठीक है, जरा ये करो। सो नाउ, अब अगर आप पहली बात तो नाम में ही कंफ्यूज हो गए कि ये मीथेन होता क्या है। मीथेन होता है बच्चे CH4। और अगर आपने डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा तो अभी आपको याद आ जाएगा, ये तो मैम ने अभी समझाया। कौन सा समझाया था, मैंने जो अभी आपको यहाँ पे कार्बन वाला ये समझाया था, ये हमारा मीथेन का ही है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कार्बन और 4 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो कैसे बनेगा, देखो सिंगल कार्बन है, एक कार्बन जो है हमें पता है उस कार्बन के पास आउटर शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब उसने बात किससे करी है, हाइड्रोजन से। पहले मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ यहाँ, क्योंकि हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, CH4 है। सो इसने बात करी हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन आ गया अपना एक एटम लेके। सो इसने कहा चलो भाई आओ बॉन्डिंग कर लेते हैं, हम शेयरिंग करेंगे, ये लो। फिर एक और हाइड्रोजन आया, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। ठीक है भाई, उससे भी शेयरिंग हो गई। फिर भाई एक और हाइड्रोजन आ गया, वो भी एक एटम लेके आया, चलो भाई यहाँ पे भी हो गई बॉन्डिंग। फिर एक और हाइड्रोजन आया, वो भी अपना वाला लेके आया, इससे हो गई बॉन्डिंग। सो यहाँ पे हमने देखा एक कार्बन ने 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ एक एक करके अपना यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है और अपना ऑक्टेट पूरा 8 कंप्लीट किया है। तो ये होगा इसका डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अगेन ये क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन की ऐसी क्या जो प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो वर्सेटाइल है या जो उसको बाकियों से अलग बनाती है। सो 2 प्रॉपर्टीज जो इसके अंदर है, उसका नाम है, पहला है कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावेलेंसी। अब कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय विच कार्बन एटम कैन link one another via the covalent bonds and can form long chain, closed ring और branched। अब ये ब्रांच चेन क्या होता है, लॉन्ग चेन्स कैसे बनती है, रिंग्स कैसे बनती है, सब हम देखेंगे। तो कार्बन की ना
एक प्रॉपर्टी है जिससे ये अपने जैसे कार्बन आपस में ऐसे 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 करके लॉन्ग चेन्स बना सकता है या इस तरह से ब्रांच निकल सकती है। सो अभी हम आएंगे इस पे, ठीक है, कि लॉन्ग चेन और ब्रांच कैसे बनती है, ठीक है। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन, जिसमें वो अपने जैसे और एटम्स के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बना के इस तरीके से कनेक्ट होके लंबा बन जाता है। सो कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय विच कार्बन एटम कैन लिंक वन अनदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कैन फॉर्म लॉन्ग चेन या क्लोज्ड रिंग्स या ब्रांच। वो सब अभी क्या शेप्स और कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं उस पर भी हम आएंगे, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी सिंपली मीन्स ऐसा एटम, ऐसा एलिमेंट जिसकी हमारे पास जो वैलेंसी है वो 4 है। तो हमें पता है इसकी वैलेंसी 4 है, तो इसके पास फायदा क्या होता है, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 ड्यू टू विच इट इज नोन टू हैव टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब ही यही है, ठीक है, टेट्रा मतलब 4, सो जिसकी वैलेंसी 4 हो। ड्यू टू दिस वन कार्बन एटम कैन बॉन्ड विद अदर 4 कार्बन एटम। मतलब अगर एक कार्बन एटम आपके पास है तो उसकी टेट्रावेलेंसी है तो वो क्या कर सकता है, बाकी और 4 जनों से एटम शेयरिंग हो सकते हैं, तो वो कार्बन से भी कर सकता है। या मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स ऐसे होते हैं बच्चे जिसकी वैलेंसी 1 होती है। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन, तो कार्बन क्या है, हाइड्रोजन से भी कर सकता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमने देखा था कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, CO2 का एग्जांपल में देखा था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं। देन नाइट्रोजन, सल्फर, तो ये सारे हैं जिससे कार्बन जो है अपने आगे कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ भी कर सकता है, या तो हमने देखा ही कैटिनेशन में कि वो लॉन्ग चेन्स बना सकता है कार्बन की। टेट्रावेलेंसी में देखा कि वो 4 और एटम्स के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, और वो 4 एटम्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो अपने ही कार्बन के एटम्स हो, या वो हो सकते हैं मोनोवेलेंट वाले, जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया जिसकी वैलेंसी 1 है, या ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जिसके साथ वो और बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना पाता है, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो बच्चे स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन स्टैंड्स फॉर कार्बन ऑफ कोर्स। सो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन क्या हुए, जब हाइड्रोजन और कार्बन साथ में कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं तो उनको हम, जो कंपाउंड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे अभी हम एग्जांपल देख के आए मीथेन का, क्या था वो, CH4, मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है, कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। सो इसके जो कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई यार हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड वाले और एक होते हैं अनसैचुरेटेड वाले। अब क्या फर्क है कि किसी को हम कहेंगे कि भाई ये सैचुरेटेड है, और क्या फर्क है, किसी को हम कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड है। सो अब इनका फर्क आता है बॉन्डिंग में। जैसे सैचुरेटेड कार्बन कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। सो जब कार्बन एटम में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सो हमारा वो कहलाता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड से याद रखोगे, एस से सैचुरेटेड, एस से सिंगल बॉन्ड। तो जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है तो वो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं सैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एल्केन्स है, एल्केन्स में क्या क्या आता है, मीथेन, देखो इसमें कॉमन क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे जब आप इसको देखोगे, सो यहाँ पे देखो ANE दिख रहा है लास्ट में, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सबके लास्ट में ANE आ रहा है, मतलब दे आर एल्केन्स। सो यहाँ पे ये हमारे एल्केन्स बोलते हैं। सो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसको देखो, यहाँ पे पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। जैसे हमने मीथेन का तो एग्जांपल देख लिया, इसमें क्या होता है, एक आपका कार्बन का एटम है, यहाँ पे अटैच हुआ H से, इधर H से, इधर H से, इधर H से, तो एक हमारा कार्बन और 4 हमारे हाइड्रोजन, बन गया हमारा CH4। अब यही अगर वो कहते कि भाई कार्बन जो है ना वो तो 2 कार्बन है और यहाँ सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, तो ये रहा कार्बन, इसके बीच में बना सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, अगर मैं सिर्फ पहले वाले कार्बन की बात करूं तो इसके पास कितनी पावर है, 4 जगह पे हो सकता है, टेट्रावेलेंसी है, 4 अलग अलग से हो सकते हैं। अब इस 4 में से एक तो वो कार्बन से ही हो गया,
एक मान लो हाइड्रोजन से हुआ, इधर भी हाइड्रोजन से हुआ और इधर भी हाइड्रोजन से हुआ, ठीक है। इस वाले कार्बन की बात करें तो भाई इसके पास भी 4 थे, जिसमें से एक तो कार्बन ही हो गया, दूसरा इधर हाइड्रोजन से हो गया, इधर हाइड्रोजन से हो गया, इधर हाइड्रोजन से हो गया। सो अब काउंट करो, कार्बन हमारे पास 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो गया H6, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, चलो भाई। अब वो कह रहे हैं भाई कार्बन एक और बना दो, अगर 3 कार्बन है तो क्या होगा। सो 1 2 3 कार्बन बना दिए हमने, ठीक है। अब पहले वाला कार्बन एक तो कार्बन से ही हो रहा है, दूसरा हाइड्रोजन से करा देते हैं, तीसरा हाइड्रोजन से और चौथा हाइड्रोजन से, 4 ही कर सकते हैं। इस वाले कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में इस तरफ फिर कार्बन, इस तरफ कार्बन, क्या बचा उसके पास, ऊपर नीचे का ऑप्शन बचा, 4 ही तो कर सकते हैं, 2 वो कार्बन से कर चुका, फिर ये लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसकी बात करें तो एक बॉन्ड वो बना चुका है कार्बन के साथ, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि ये 4 उसको कंप्लीट तो करनी है। अब इस केस में जब हमने देखा कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे हाइड्रोजन हो गए 8। अब उन्होंने कहा जैसे ऐसे तो ये बहुत लंबी लिस्ट जा सकती है, तो क्या आप ऐसे पागलों की तरह कार्बन ही बनाते रहोगे कि उसने बोल दिया भाई 10 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 10 कार्बन लगाने लगे और लगे फिर उसकी टेट्रावैलेंसी पूरी करने, उसमें हाइड्रोजन्स लगाने। तो उन्होंने कहा देखो भैया ये ठीक है, आगे आपको अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इसको हम एक फॉर्मूला दे देते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया विच इज CN, N मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन है, और साथ में अगर N नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, उसने कहा हाइड्रोजन आएंगे 2N + 2। इसको करके दे, अरे क्या हो गया ये 2N + 2। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ एल्केन में अगर कार्बन 6 है तो आप ये पूरा 1 2 3 4 5 6 करने की जगह आपने सिंपल लिया कि यार अच्छा मैम कह रही है 6, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 2 12 + 2 14 हो जाएंगे। चेक कर लो जरा, हेक्सेन में कितने हैं, 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन 14 है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब कितने बड़े पूछ ले कि भैया अगर 10 कार्बन है आपके पास तो ये क्या हो जाएगा C10, और साथ में ये क्या हो जाएगा 10 2 20 + 22, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 22। आपको 10 कार्बन बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर है, समझ में आ गई। चलो ये था हमारा, हमने क्या पढ़ा इसमें कि इसमें किसकी बात हुई है, सैचुरेटेड की बात हुई है। और बोला गया देखो यहाँ पे जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं, कहीं भी आपको दिखा कि ऐसे डबल लाइन बनी हो, नहीं, सारे ये क्या बने हैं हमारे बेसिकली कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि एक कार्बन ने ऐसे डबल बॉन्ड बनाया हो, सबने यहाँ पे कार्बन के बीच में देखो सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारे क्या है, ये सारे हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और कौन से वाले होते हैं ये, एल्केन्स। अब जरा बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। जब भैया सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड है तो कौन से बचे, वो कह रहे डबल और ट्रिपल वालों को किधर डाल दो, उनको डाल दो अनसैचुरेटेड में। सो यहां से हमारे पास आ गए कि अनसैचुरेटेड जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स आर द वंस विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन किसमें, बिटवीन दी कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के बीच में जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हमारे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। अभी जो पढ़ के आए वो क्या था, सिंगल वाला एल्केन्स, तो हमने देखा था उसमें सब में ANA आ रहा था, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हो रहा था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। तो यहाँ पे कौन से वर्ड्स हमारे यूज होंगे, यहाँ पे यूज होंगे यहाँ से इन और यहाँ से आइन। सो नाम देखो जरा इनके, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा ENE, ये यहाँ पे इंडिकेट करेगा, ENE इंडिकेट करेगा कि डबल बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पे आए तो YNE रिप्रेजेंट करेगा ट्रिपल बॉन्ड, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। सो यहाँ पे YNE कॉमन दिख रहा है हमें। सेम वही चीज जैसा उधर पढ़ के आए हैं यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, जरा इसको इधर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इथीन की, सबसे पहले तो अगर हमारे पास 2 कार्बन है, इस तरीके से 2 कार्बन है, अब यहाँ पे क्योंकि ENE है मतलब डबल बॉन्ड है इसके बीच में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार सीधा हमने जैसे जब उसमें स्टार्ट किया था तब हमने मीथेन भी लिया था, तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड क्यों नहीं होता कि मीथ इन, ऐसा वर्ड क्यों नहीं है, मीथीन क्यों नहीं, कोई मीथेन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे अगर सिंगल कार्बन है तो वो कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 कार्बन तो चाहिए, तभी उनके बीच डबल बॉन्ड बन पाएगा, है ना। सो यहाँ पे देखो ये कार्बन लिया हमने, अब देखो यहाँ पे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो 2 तो इसने यहीं पे ही हो गए। अब क्या होगा, 1 बचा, 4 है ना इसके पास टोटल, 4 के साथ ही बना सकता है, 2 इसने कार्बन के साथ बना लिए, तो कितने बचे इसके बाद, 2 ऑप्शन ही बचे, तो ये रहे 2। इस कार्बन की बात करें तो 2 ये ऑलरेडी बना चुका है, 2 और दे दो। तो यहाँ पे हमने देखा कार्बन जब 2 है तो हाइड्रोजन 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, तो C2H4 आ गया हमारा फॉर्मूला। सिमिलरली कार्बन अगर 3 कर दें, सो कार्बन अगर आप इसको 3 कर दोगे, सो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक जगह पे हमने इसको डबल बॉन्ड कर दिया। अब इस वाले देखो जरा, यहाँ वाले कार्बन 4 जगह कर चुके हैं, 2 ये कर चुका है, 1 इधर कर दो, 1 इधर कर दो, ऊपर करो नीचे करो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। इस वाले कार्बन की बात करें तो भाई 2 इस तरफ कर चुका है, 1 इस तरफ कर चुका है, तो 1 ही बचा इसके पास ऑप्शन। इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 वो कर चुका है, 2 3 4 हो गए, 4 कंप्लीट। अब काउंट कर लो कितने हाइड्रोजन आए, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा कार्बन जब 3 था तो हाइड्रोजन 6 आए, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 6, ठीक है। ये तो हो गए हमारे कीन, एल्कीन्स हो गए जिसमें डबल बॉन्ड है। यही सेम चीज अगर हम समझे जाके ट्रिपल बॉन्ड में, कि अब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कार्बन लिया, ये कार्बन लिया, इसके बीच में लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, लगा दिया हमने। तो देखो जरा, अगर ट्रिपल बॉन्ड, इस अकेले कार्बन की बात करो 3 वो बना चुका है, टोटल कितने बना सकता है, 4 ही बना चुका है, 3 बना चुका है यहाँ पे H। अब किसी के दिमाग में ये क्यों नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा बार बार H, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं बेटा, कार्बन और हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही लेना है इसमें, ठीक है। सो 3 ये बना चुका है, 1 ये रहा। इस कार्बन की बात करें भाई, 3 ये बना चुका है, 1 ये रहा। तो देखो जरा, C2 है तो H भी 2 आया है हमारे पास, तो C2H2 क्या हो गया हमारा, इथाइन। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सिमिलरली कार्बन बढ़ा दो जरा, सो 3 कार्बन कर दो, 1 2 3, इसके बीच में बना दिया ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड दिखाया। तो ये देखो जरा, इस कार्बन की बात करें तो 3 वो बना चुका है, 1 और हो गया 4। इसकी बात करें 3 यहाँ 1 यहाँ, ये कार्बन पूरा है भाई, 3 4 इसके बन चुके हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा सकते क्योंकि 5 थोड़ी कर लेगा वो, 4 ही कर सकता है, 3 इधर कर चुका है, 1 हीरा हो गए इसके 4। इस कार्बन की बात करें तो इसने तो अभी 1 ही किया है, सो 2 3 4 हो गए। अब इसका जरा नेम देखो, 3 हमारे कार्बन थे, 1 2 3 4, 4 हमारे हाइड्रोजन लगे, तो क्या आ गया, C3H4, ठीक है। अब जैसे हमने देखा भाई एल्केन का फॉर्मूला होता है, ऐसे हमारे एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला भी होता है, जिसमें जब हम एल्कीन्स की बात करते हैं तो ये होता है CN। अगर N नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा, उसका डबल। देखो यहाँ पे C2 2 का डबल 4, C3 3 का डबल 6, C4 4 का डबल 8। तो जितने भी हमारे डबल बॉन्ड वाले होते हैं, इसमें सिंपल याद रखना है, डबल बॉन्ड है ना, तो जितने तुम्हारे कार्बन के उसके डबल हाइड्रोजन के, कुछ प्लस नहीं कुछ माइनस नहीं। वहां पे हम देख के आए थे +2 हुआ था, जब हम ट्रिपल पे जाएंगे, काइन पे जाएंगे, सो अगर आपके पास n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे डबल -2। देखो यहाँ पे, जैसे अगर ये 2 है तो 2 का डबल 4 -2 2 ही आया, 3 का डबल 6 -2 4, 4 का डबल 8 -2 6। तो ये फॉर्मूलाज चलते हैं। वहां पे हमने देखा एल्केन में, हमने फॉर्मूला देखा, कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2n + 2। यहाँ पे हमने देखा अगर एल्कीन है मतलब डबल बॉन्ड हो रहा है, तो जितने कार्बन हाइड्रोजन डबल, कार्बन n तो हाइड्रोजन 2n। हमने फिर देखा काइन, काइन में क्या होगा, जितने कार्बन उसके डबल में से -2 कर दो उतनी होंगे
हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप ये हाइड्रोकार्बन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं अभी मेंशन कर देती हूँ, अगर इस लेक्चर के बाद जो इन बिटवीन क्वेश्चंस है, जो इंडेक्स क्वेश्चन है इस चैप्टर के, अगर आपने वो नहीं किया तो प्लीज इस चैप्टर को कंप्लीट मत मानना। बैक एक्सरसाइज हो, इंडेक्स क्वेश्चन, स्पेशली इंडेक्स क्वेश्चन बोल रही हूँ क्योंकि उसमें इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो डू वॉच दैट वीडियो ताकि आपको वो समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और आंसर किस तरीके से देना है। ठीक है, सो अब एक बार जरा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने पढ़ क्या है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सो यहाँ पे फर्क क्या है तीनों वर्ड्स में, इधर ए आ गया, इधर ई आ गया और इधर वाई आ गया। तो अल्फाबेटिक याद कैसे रहेगा, अल्फाबेटिकली चलो ए सबसे पहले आता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ई बाद में आता है सेकंड नंबर, मतलब अगर देखे यहाँ पे ऐसे देख रही हूं मैं, ए ई और वाई में से सबसे पहले ए आता है तो सिंगल बॉन्ड, फिर ई आता है तो डबल, फिर वाई आता है तो ट्रिपल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, मतलब हमारा ई वाले में डबल और ऐसे वाई वाले में ट्रिपल होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। बीच में एक जगह आया था ना कि जैसे कैटिनेशन में पढ़ा था कि वो लंबी चेन्स बना सकते हैं, ब्रांचेस बना सकते हैं, रिंग्स बना सकते हैं, तो वो अब डिस्कस करेंगे कि चेन क्या होता है, ब्रांचेस में क्या होता है और रिंग्स कैसे बनते हैं। तो एक एक एग्जांपल के साथ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटेन। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, अब जैसे मैंने बोला ब्यूटेन, तो ऐसा नहीं है कि भैया इतने सारे कंपाउंड सबके नाम रटने बैठ जाओ। अभी हम आगे नोमेनकल्चर करेंगे जिसमें देखेंगे नेम्स कैसे याद करने, बट यहाँ पे आपको छोटा सा एक बता देती हूँ। जैसे ब्यूट, ब्यूट स्टैंड्स फॉर 4 कार्बन है तो हम ब्यूट लगाते हैं, पूरा टेबल याद करेंगे। एंड एन अभी पढ़ के आए हैं, एल्केन, एन कब आता है, ए एन ई कब लगता है बच्चे, जब सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखो जरा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कितने एच लगेंगे, ये सी है, एक यहाँ पे बन गया, इधर बचा है, इधर एच लगा दो, इधर इधर। 4 बनाने होते हैं, अब इसके 2 बने हुए हैं, 3 4, इसके भी 2 बने हुए हैं, 3 4, इसका 1 बना हुआ है तो इसके 3 और बना दो। सो कितने का हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास आ गया कि कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 4, तो हाइड्रोजन 10। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो समझने आए थे एक्चुअल में, वो ये समझने आए थे कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे अभी जो मैंने बनाया, ये क्या है, यहाँ पे ये क्या बना, कार्बन्स की एक चेन बन रही थी हमारी। तो इस स्ट्रक्चर को बच्चे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दी चेन स्ट्रक्चर। ये हमारा चेन वाला स्ट्रक्चर होता है। इसी में ही अगर मान लो जैसे हम कार्बन की बात करें तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। सो देखो जरा, 1 2 3 4। अब जो चौथा कार्बन है ना, उसको मैं यहां लगाने की जगह मैं कहीं और लगा देती हूँ उसको। पहली चीज ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे ये था, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले कार्बन को उठा के कहीं और लगा रही हूँ। तो जब कहीं और लगाने की बात होगी ना, ये सब चीजें भी आगे आपके काम आएंगी, इससे छोटी छोटी चीजें सुन लेना। सो ये जब कहीं और कार्बन लगाने की बात आएगी तो आप सोचोगे ठीक है भाई कहीं और ही लगाना है, इधर लगा लो। लेकिन भाई ये तो एक ही बात हो गई, अभी भी वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ही है, मतलब इधर नहीं लग सकता। अच्छा, अब मैं इसको नीचे लगाऊं या ऊपर लगाऊं, एक ही बात है, फिर लॉन्ग चेन है, इधर नहीं लग सकता, चलो कैंसिल। अब इसके अलावा अगर मैं इसको यहां लगा दूं, फिर ये लॉन्ग चेन ही बन रही है, नहीं लगा सकते। अगर मैं इसको ऊपर लगा दूं, फिर भाई वही बात है, नहीं लगा सकते। तो कहाँ लगा सकते, क्या एक ऑप्शन बचता है, या तो यहाँ ऊपर लगा दो या इसको नीचे लगा दो। अब मैं इसको ऊपर लगाऊं नीचे लगाऊं, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। लेकिन यहाँ से समझ क्या आया कि जब भी ये कार्बन आप वहां से उठा रहे हो, कि जैसे आप यहाँ पे लॉन्ग चेन की जगह उसको इसको ब्रांच करना बोलते हैं, ब्रांच में लगा रहे हो तो कभी भी एंड टर्मिनल्स पे नहीं लगा सकते, बीच के में ही लगेगा। अब यहाँ पे तो है ही 3, तो बीच वाला यही बचा हमारा मिडल वाला, तो हमने इधर लगा दिया। अब इसमें जरा हाइड्रोजन लगाओ। सो ये कार्बन अगर हम देखें तो एक इसका हो रखा है, ये एक दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। ठीक है, इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो 1 2 3, 3 बॉन्ड इसके हो रखे हैं। सो यहाँ पे चौथा आ गया, समझ जाओगे ना, मतलब 3 एटम्स हो चुके उसके, तो एक और वहां लगा दिया। इस कार्बन की बात करूं तो एक जगह वो कर चुका है, 2 3 4 हो गया। इस कार्बन की बात करें, अगेन एक हो रखा है, 2 3 4। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे हमने कार्बन को लॉन्ग चेन में रखने की जगह ब्रांच बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड। हम पढ़ के आए थे ना अभी कि भैया 3 होते हैं
चेन होता है, ब्रांचेस होते हैं या रिंग्स होता है। रिंग्स पे भी चलेंगे। अभी जो हमने एग्जांपल देखा वो क्या देखा कि ये चेन स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन की चेन बनी, ये ब्रांच होता है जिसमें हमने कार्बन को एक ब्रांच में एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, सो ये दोनों क्लियर हो गए। ऑल्सो यहाँ पे एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, जैसे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो मुझे बताओ जरा फॉर्मूला क्या बनेगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन है C4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास हाइड्रोजन है। सो C4H10 क्या होता है, ब्यूटेन। चलो इसका देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हाइड्रोजन। इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। 10 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो इधर भी C4H10 ब्यूटेन, यहाँ पे भी C4H10 ब्यूटेन। तो हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है पर ये दोनों स्ट्रक्चर है किसके, ब्यूटेन के ही है। मतलब एक सिंगल ब्यूटेन के दो अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक चेन वाला एक ब्रांच वाला। सो यहाँ पे जो इस तरह के होते हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है लेकिन वैसे आइडेंटिकल होते हैं, कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आपके पास इसका क्वेश्चन आ जैसे मान लो क्वेश्चन में यही आ गया कि ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बन सकते हैं, तो आप ये 2 बना के दिखा दोगे कि भाई ये 2 बन सकते हैं। ऐसे ही आगे पेंटेन की पूछे थे आई थिंक एक्सरसाइज में क्वेश्चन में, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन वाला वीडियो कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलो अभी के लिए ये समझ में आ गया और इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ये भी समझ आ गया। अब जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने कहा था कि चेन और ब्रांचेस बनती है, अब बात करते हैं रिंग्स। रिंग का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो देखो जरा इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है साइक्लोहेक्सेन। अब अगर मैं हेक्सेन की बात करूं, हेक्सेन मतलब क्या होता है, हेक्स मतलब हमारा क्या है कि 6 कार्बन एटम है। ठीक है, सो साइक्लो की अगर बात करूं तो साइक्लो का मतलब क्या है, साइक्लिक, मतलब 6 कार्बन है हमारे पास, उसको कैसे लगाओ, साइक्लिक फॉर्म में लगाओ। तो आओ भाई यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आगे क्या है, एन, ANE मतलब ये कौन सी फैमिली के है, एल्केन फैमिली के, मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। सबके बीच में बना दो सिंगल बॉन्ड, ये बन गया सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब भैया कार्बन तो आपके पास आ गए, इनके हाइड्रोजन लगाओ। देखो अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो 1 और 2 इसके हो रखे 4 ही कर सकते हैं, सो 2 हो रखे हैं 3 4। इस वाले कार्बन की बात करूं 2 हो रखा है 3 4। इस कार्बन की बात करूं 2 हो रखे हैं 3 4। इस कार्बन की बात करूं 2 हो रखे हैं 3 4। इस कार्बन में अगेन 2 हो रखे हैं 3 4। इस कार्बन में फिर से 2 हो रखे हैं 3 4। सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर निकल के आया है, दिस स्ट्रक्चर इज द रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ गया। चेन में किस तरीके से होते हैं, कार्बन की लॉन्ग चेन बन जाती है, ब्रांच में कार्बन उठा के किसी के नीचे लगा देते हैं तो वो उसकी ब्रांच बन जाती है, एंड रिंग वाले में इस तरीके से हमारे पास ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, सो ये थे हमारे स्ट्रक्चर्स की जो फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सो पहले इसको रीड करेंगे फिर समझेंगे। ये सब चीजें अभी जो मैं पढ़ने वाली हूँ ना, ये बच्चे हमारे नोमेनकल्चर मतलब जो नेम्स कैसे आए और नेम्स कैसे बनाते हैं उसमें यूज होगा, तो ध्यान से समझना। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, नाउ वन ऑफ दी हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन। जैसे हाइड्रोकार्बन सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच कर दो, हमारा मीथेन हो गया, ये 4 हमने इस तरीके से अटैच कर दिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर इनमें से कोई एक हाइड्रोजन, मान लो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस कर दिया किसी और ने, देखो पर फिर से पढ़ती हूँ, वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स, और उन एटम्स को बोलते हैं क्या है, हेट्रो एटम्स। तो जब एक हाइड्रोजन को, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को किसी और एटम ने रिप्लेस कर दिया, कौन से एटम्स, हेट्रो एटम्स में, और कौन से हो सकते हैं वो अभी उस पे जाएंगे, ये सारे हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी, ऑफ कोर्स वैलेंसी के हिसाब से रिप्लेस करेगा। द एटम्स विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन
एटम्स आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, पहले तो ये आता कहाँ से है, देखो आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें आपके पास या तो कार्बन है या हाइड्रोजन है। अब कार्बन तो मेन चीज है, उसको तो रिप्लेस करेगा नहीं, हाइड्रोजन को कोई रिप्लेस कर रहा है, और इनको रिप्लेस कौन कर रहा है, कोई भी हेट्रोकार्बन, जिसके हेट्रोकार्बन नहीं सॉरी हेट्रो एटम, कोई भी हेट्रो एटम उसको जब किसी एक हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करता है, जैसे Cl ने रिप्लेस कर दिया, या Br ने रिप्लेस कर दिया, या OH ने, या हमारे एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा। सो ये सब है, कैसे लगते हैं वो मैं बता दूंगी। पर हाइड्रोजन की जगह इनमें से कोई आ गया तो वो पहली बात तो ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का काम क्या है भाई, अगर ये H की जगह आपने ये OH लगा दिया तो इसका पूरा नाम बदल जाएगा, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। तो यहाँ पे बोला है द एटम्स विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन एटम्स आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। जैसे इसके साथ अगर ये लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। सो यहाँ पे जो अब जो हमारे पास चीज बन के आ रही है, अब जो हाइड्रोकार्बन बन के आ रहा है, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड कौन करेगा, ये फंक्शनल ग्रुप करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सिलेबस में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, हमारे सिलेबस में ये एक तो ये दो समझ लो, जिसमें Cl और Br है। ठीक है, अब कहाँ आगे पीछे लगते हैं ये सब हम टेबल में सीखेंगे नोमेनकल्चर में। या तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन की जगह Cl लग गया या Br लग गया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे है जैसे एल्कोहल, इसमें क्या होगा, आपके हाइड्रोजन की जगह OH लग जाएगा। जैसे कार्बन है यहाँ पे, बाकी वो चाहे किसी के साथ भी हो, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे OH लग गया तो वो हमारा एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप बन गया। एंड जो उसका नाम है उसमें लग जाता है लास्ट में OL। ठीक है, अभी एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। उसके बाद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होगा, जैसे आपके पास ये कार्बन का है एटम, इसके साथ एक हाइड्रोजन का लग गया और एक हमारे पास इस तरीके से, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में तो डबल बॉन्ड ही होगा। सो यहाँ पे एक ही है और साथ में H। सो कार्बन के साथ एक H और O आ जाए तो हमारा एल्डिहाइड। फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पे OH साथ में है, इधर क्या है O के साथ अलग से डबल बॉन्ड बन रहा है और H के साथ सिंगल। तो ये वाला जब होगा तो ये हमारा होता है एल्डिहाइड। इसमें नाम में लास्ट में लगता है Al। ठीक है, उसके बाद कीटोन। कीटोन में देखो, कीटोन का अगर हम नाम ही देखें तो इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब एक, जैसे ये कार्बन है सो इसके साथ कहीं ऐसे O लग गया। ठीक है, सिर्फ O। अब यहाँ पे दो तो यही हो गए, 3 4, बाकी वो दो किसी से भी करे इसको मतलब नहीं है, लेकिन दो उसके O के साथ आएंगे। 1 मतलब देखो यहाँ पे देखो ना, इसमें देखो OH था, इसमें भी OH था, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन अकेला बैठा हुआ है तो इट इज ओनली 1। एंड ऑल्सो इसके लास्ट में लगता है ONE, ये नेम में लगता है। ठीक है, एंड लास्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, जैसे जी आपके पास ये कार्बन है, इसमें एक तो डबल बॉन्ड O के साथ होगा और साथ में OH भी आ गया, वो वाला OH भी आ गया और ये वाला डबल O वाला बॉन्ड भी आ गया। ठीक है, सो इसको ऐसे होता है कि मतलब अगर ये COOH बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एंड ये तो नाम अलग से पता चल जाएगा क्योंकि इसमें साथ में ऐसे लिखा होता है ऑक्सिलिक एसिड इसके नाम में। ठीक है, अभी के लिए अगर ये लग रहा है ना कंफ्यूजिंग सा, यार अच्छा भला चैप्टर समझ आ रहा है, ये क्यों बीच में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीजें हम दोबारा भी पढ़ने वाले नोमेनकल्चर में। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दोबारा से सिंपल वे में समझते हैं। जैसे एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें किसी भी हाइड्रोजन की जगह इनमें से अगर कुछ आ जाए तो वो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, और इनमें से कुछ लग के जो हमारा फाइनल कंपाउंड है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो यही डिफाइन करते हैं। जैसे OL लगाए तो उसमें अल्कोहल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, अगर Al लगाए तो उसमें एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज होंगी, अगर ऑक्सिलिक एसिड साथ में लगाए तो उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो मतलब ये उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा कि वो कंपाउंड किस तरीके का होगा, क्या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, कैसा उसका वो होगा, वो ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नाम से ये कि वो कैसी कोई चीज फंक्शन करेगी वहां से। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज। अब पहले, इससे पहले कि हम कुछ अलग सा मैं आपको समझाऊं और लगे डर, सिंपल सा होमोलोगस सीरीज क्या होता है बच्चे, जैसे हम अभी ये पढ़ के आए हैं, ये हमने पढ़ा था मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड ऐसे ही पूरा चलता रहेगा। ये हमारी क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है। सिमिलरली यहाँ पे इसके बाद हमने ये पढ़ा था ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इथाइन, प्रोपाइन, ये सारी क्या है, होमोलोगस सीरीज है हमारी। ठीक है, वापस चलते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं उसको। सो होमोलोगस सीरीज हमारा होता है, इसको हटाते हैं। Homologous series in organic chemistry are groups of molecules that have same basic structure and same functional group, जिसका basic structure same होता है और जिसका functional group same होता है। मतलब अगर OL लग रहा है तो सब में OL 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 लगता जाएगा, जैसे उसमें AN ही था तो सब में AN लगता जा रहा था। सो जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और बेसिक स्ट्रक्चर जिसका सेम होता है वो हमारे सभी आते हैं होमोलोगस सीरीज में। ठीक है, द सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय 1 CH2। अब इसको समझने के लिए अगेन ये एग्जांपल लो कि वो कह रहे हैं CH2 का डिफरेंस होता है। आओ जरा यहाँ पे देखिए क्या सही बात है ये, देखो CH2 का डिफरेंस बोला है। सो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं CH4 था, एक कार्बन बढ़ाया, यहाँ पे 2 किया तो क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 से 6 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो, एक ये बढ़ाया, ये फिर डबल हो गया, एक ये बढ़ाया, फिर 2 ऐड हो गए, एक ये किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH2 का डिफरेंस चल रहा है। और सिर्फ इसमें नहीं, इसमें भी देख लो, यहाँ पे C2H4 था, एक कार्बन बढ़ा, ठीक है, एक C बढ़ा तो H कितना, 2 बढ़ेगा, 4 5 6, एक और C बढ़ा तो H बढ़ा 2 और, यहाँ पे 2 2 था, एक C बढ़ा, ये 2 बढ़ गया, एक C बढ़ा, मतलब C का डिफरेंस आएगा, कार्बन एक एक बढ़ेगा और हाइड्रोजन डबल 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो जितनी भी हमारी होमोलोगस सीरीज होती है, एक तो उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है एंड उनमें आपस में CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, एक बार ये डिफरेंस फिर से बता दो। CH2 का डिफरेंस का मतलब है बच्चे, अगर जैसे हमारे पास CH4 है तो नेक्स्ट C अगर 2 होगा तो यहाँ पे देखो एक C का फर्क आ गया, 2 4 से 6 आ गया, 2 इसका फर्क आ गया, एक और कार्बन का फर्क आएगा तो ये 2 बढ़ जाएंगे, एक और कार्बन का फर्क आएगा तो ये 2 बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये मतलब है कि जो भी हमारे पास होमोलोगस सीरीज होती है इसमें CH2 का डिफरेंस होता है। आगे देखो, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इम्पार्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, दस ऑल मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट दी मेंबर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हमने पहले ही बात करी है, ऐसे लोग जिनकी क्या है, जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या डिफाइन करते हैं, किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो वो कह रहे हैं कि भाई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे है हमारे पास नोमेनकल्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर अच्छे से समझ लोगे तो बहुत इजी लगेगा, अदरवाइज इस चैप्टर में हमेशा घूमते रहोगे और कार्बन चैप्टर हमेशा मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। अब ये अच्छा आया कहाँ से, नोमेनकल्चर होता क्या है। देखो हमने देखा कि कार्बन के कितने कंपाउंड्स पॉसिबल है, अभी तो हमने सिर्फ उसमें देखे हैं एल्केन, एल्काइंस और एल्कीन्स, इसमें देखा है हमने, अभी ये तो फंक्शनल ग्रुप आए ही नहीं। तो मतलब इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स पॉसिबल है। अब सबके नाम याद करने, सबके फॉर्मूलेज याद करने बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो वहां से फिर आया कि यार एक सिस्टमैटिक तरीका रखते हैं, जैसे अभी हमने ब्यूटेन देखा था कि देखते ही उसका फॉर्मूला बच्चे अपने आप बना ले, उनको रटना ना पड़े। ठीक है, तो भाई इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बाय देयर इंडिविजुअल कॉमन नेम। सो भैया बड़ा मुश्किल है याद करना। तो दस टू सिस्टमटाइज द नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC। IUPAC कौन होते हैं भाई, हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हैज गिवन सर्टेन रूल्स। तो उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए, सिर्फ वो कुछ रूल्स याद रखने हैं जिससे हमारा आगे कोई भी आपके पास कंपाउंड हो उसको आप याद रख पाओगे। तो क्या है, सिंपल रहेगा, बीच में हमारा रहेगा रूट वर्ड जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, जैसे होता है ना ईथ हो गया, मीथ हो गया, ब्यूट हो गया, प्रॉप हो गया, हेक्स हो गया, ये सारे क्या है, रूट वर्ड है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। उसके आगे कुछ प्रीफिक्स लग जाएंगे, उसके पीछे कुछ सफिक्स लग जाएंगे, मतलब जो आगे वर्ड लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो पीछे वर्ड लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। अब ये क्या क्या लगते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके लिए ना देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अभी चलते हैं। इसके लिए आपको ये टेबल याद करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको
यहाँ पे कर देती हूँ, आई होप अच्छे से विजिबल होगा ये। इसका चाहे वैसे तो मैं नोट्स आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे, पर अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेबल बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। देखो अब करना क्या है, सबसे पहले रूट वर्ड की बात हुई थी। रूट वर्ड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन है तो क्या लगेगा, एक कार्बन है तो लगेगा मीथ। अगर दो कार्बन है ईथ। प्रॉप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8 एंड नॉन मतलब 9 एंड डेस मतलब 10। तो जितने कार्बन है उस हिसाब से नेम होगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद प्रीफिक्स में जो वर्ड से पहले लगते हैं 4 ही ऑप्शन है। अगर आपके पास कहीं पे देखोगे आपके एक भैया जो कार्बन था ना उसके साथ में ऐसे Br आया है, ठीक है, तो हम लिखेंगे आगे ब्रोमो। इसी तरीके से क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, F आ गया तो फ्लोरो, एंड ये मेरे ख्याल से ये दोनों कम चांसेस आएंगे, ये दोनों फिर भी आ जाते हैं क्रोमो और क्लोरो। वैसे ये छोटे छोटे से ये भी याद कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो कहीं अगर आपको ये दिख गया तो आप पहले ब्रोमो लिखोगे, या कहीं पे कार्बन के साथ आपने देखा Cl जुड़ा हुआ है तो आप पहले क्लोरो लिखोगे। तो सफिक्स में सिर्फ यही 4 ऑप्शन है, पहले ये आएगा, अगर ये नहीं है तो यहीं से शुरू होगा, जैसे मीथेन तो यहीं से शुरू होता है, तो वो ऐसे आएगा कि नंबर ऑफ कार्बन देखोगे, जैसे मीथ ईथ प्रॉप ये सब आएगा नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। नेक्स्ट हम जो चीज उसमें चेक करेंगे वो है टाइप ऑफ बॉन्ड, कि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बना रहे हैं या ट्रिपल बना रहे हैं। तो उसमें हमें पता है अगर सिंगल बना रहे हैं तो क्या होगा, ANE एन, ENE ईन, YNE आइन। सो ये नाम होंगे। सिंगल है तो ANE लगेगा, मतलब जैसे मिथ, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड तो मिथ एन, ठीक है, ईथ एन या प्रॉप एन, हेक्स एन, इस तरीके से। अब ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड है तो हमारा ईथ के साथ ईन आ जाएगा, तो इथीन बन गया, प्रोपीन बन गया, पेंटीन बन गया, इस हिसाब से बनते हैं। एंड अगर आइन ट्रिपल बॉन्ड है तो यही बन जाएंगे, जैसे हमारे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। अभी कुछ नेम्स हम डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड देख लिया, ये जरूर आएगा। अब देखो ये रूट वर्ड और ये वाला सफिक्स, ये दोनों तो पक्का ही लगे क्योंकि उसके कितने कार्बन है ये तो बता ही रखा होगा, और सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी। तो ये दोनों चीजें तो पक्की लगती है। अगर इनमें से कोई होगा तो वर्ड के आगे लग जाएगा। एंड अगर उनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब आपने स्ट्रक्चर देखा और स्ट्रक्चर में कहीं आपको ये OH दिख गया तो हमें पता है भाई ये किसका है, एल्कोहल का है, तो हम लास्ट में ऑल लगा देंगे। जैसे ही हमने पढ़ा हुआ है ना मिथनॉल होता है तो उसमें हम OL लगा देते हैं। इसी तरीके से अगर एल्डिहाइड है, आपको कहीं ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा तो आप AL लगा दोगे। कहीं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा के सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड दिखाया हुआ है तो आप ONE लगा दोगे, 1 लगा दोगे मतलब। एंड अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा तो आप OIC एसिड लगा दोगे, ठीक है। अब अगर तो आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंफ्यूजन है तो आओ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा है जो आपको पूरा स्ट्रक्चर बस याद करना। याद भी क्या करना है यार, ये छोटे छोटे से याद हो ही जाएंगे। ये नाम थोड़े से ध्यान रखने हैं। बॉन्ड आप पहले ही देख चुके हो एंड ये हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। चलो आओ अब एक एक करके देखते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है H3CCH एंड डबल बॉन्ड दिख रहा है और साथ में CH2। तो पहली चीज क्या करनी होती है बच्चे, हम कार्बन काउंट करेंगे। इसमें देखो कितने कार्बन है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। और सो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, वी हैव 1 2 3, 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन है तो क्या लगेगा, प्रोप, पहली चीज मिल गई। दूसरी हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, ENE लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना। सो प्रॉप के बाद क्या लगेगा, ENE। अब देखो यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हमें दिख रहा है इधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो क्या नाम हो गया इसका, प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इसको करते हैं थोड़ा सा जूम, ठीक है। अब फिर से देखो, सबसे पहली चीज क्या करते हैं बच्चे, हम कार्बन काउंट करते हैं। तो देखो जरा इसमें कितने कार्बन है, वी हैव 1 2 3 4, 4 कार्बन है हमारे पास। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट लग जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड हम क्या देखेंगे, बॉन्ड कौन सा है। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है बेटा, ANE, एन लगता है, ठीक है। इसमें ध्यान देना जरा, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया एन।
अब इधर फंक्शनल ग्रुप देखो, सो ये देखो आप यहाँ पे डबल ओ हमारा है और साथ में यहाँ पे ओ एच भी है, तो कौन सा वाला है, ये है COOH। कौन सा वाला होता है ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, ये चीज समझ आई। बट एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पे दो वॉवल्स ये एक साथ आ रहे हैं, तो जब भी ऐसा केस होगा हमारे साथ तो हम क्या करते हैं, इस ई को, ये जो हमारा ANE वाला ई है, इसको हटा देते हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, BUT। अब एन का सिर्फ ANE हटा दिया हमने और ओइक एसिड लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। एक दो एग्जांपल्स अभी और लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास H3C और Cl। अब Cl जब आता है तो क्या लगता है, ये हमारा एक प्रीफिक्स होता है, क्लोरीन का क्या लगाते हैं, क्लोरो, तो CHLORO, क्लोरो लग गया हमारा Cl की वजह से। अब नंबर ऑफ कार्बन्स देखो इसमें कितने हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो Cl वाला है, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर ऑफ कार्बन है, एंड हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब ANE। अब 1 के लिए क्या लगता है, सबसे पहले क्या होता है, मीथ होता है हमारे पास, तो ये लग जाएगा METH, मीथ, एंड साथ में हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, सो ये बन गया क्लोरोमीथेन। किसका फॉर्मूला है ये, क्लोरोमीथेन का। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, CH3CHO। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो आप, और वो गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे, चलो पहले ये देखते हैं कार्बन कितने हैं, तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, 2 कार्बन है। ठीक है, क्लियर है। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब ANE, एन लगेगा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पे ये गलती मत करना कि कार्बन के साथ चाहे OH हो चाहे H हो, एक ही बात है, नहीं, दोनों एक बात नहीं है। अगर OH होता तो हम कहते हैं अल्कोहल वाला ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास है H और O। ये किस में होता है, हमने देखा था ना, कार्बन बॉन्ड करता है O के साथ और अलग से H के साथ, तो ये हमारा कौन सा केस था, ये हमारा केस था एल्डिहाइड वाला। यहाँ पे देखो एक बार, ये वाला केस हमारा कौन सा था, ये था एल्डिहाइड में, जिसमें वो O से भी बॉन्ड कर रहा है और H से भी बॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये आपको गिवन है बच्चे, ये हमारा एल्डिहाइड का केस है, और एल्डिहाइड में हम क्या लगाते हैं, इसमें हम लगाते हैं Al। सो इसमें क्या लगता है, Al, तो इसका नाम बनाए, अब क्या बनेगा। अब अगर कार्बन 2 है आपके पास, 2 कार्बन मतलब क्या लगेगा, ईथ बनेगा। ठीक है, अब बॉन्ड कौन सा है, एन लगेगा, सिंगल बॉन्ड है। अब साथ में Al लगाना है, फिर से बेटा 2 वोवल साथ हो गए तो ई हटा देंगे, सो ये आ गया हमारा इथेनॉल। ठीक है, समझ में आया बेटा कैसे किया हमने। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, कार्बन कितने हैं बेटा, इसमें काउंट कर लो, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है हमारे पास। बॉन्ड कौन सा है, ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप का, ये मत बोल देना कि डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब ANE, एन लगेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास, ये कौन सा था, कीटोन। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं ONE1, तो नेम क्या बनेगा, 3 कार्बन मतलब प्रॉप, सो ये आ गया प्रॉप, और साथ में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप तो 1, अगेन EO साथ में आ गए तो क्या करना पड़ेगा, ई हटा देंगे, तो ये बन जाएगा प्रोपेन, और साथ में ONE1 लगा दिया हमने। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से बच्चे, अगर आपके पास कोई भी फॉर्मूला दे रखा है आप उसका नाम लिख सकते हो, ये होता है नैनो कल्चर। एंड इसी तरीके से अगर आपको किसी का नाम भी दे रखा है तो आप इस तरीके से उसका केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, अगर ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो समझ लो कि ये आपके थ्रू आउट, अगर स्पेशली अगर आप आगे जाके साइंस लेना चाह रहे हो 11th वगैरह में, तो ये आपके बहुत काम आएगा।
इसलिए अभी से बेसिक समझ के जाओ, क्योंकि 11th में इतना तोड़ तोड़ के बच्चों की तरह कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बेसिक्स क्लियर करके जाना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब ये समझ लो इस चैप्टर का अब जो आपका अच्छा समझने वाला पार्ट था ना वो हो गया है। अब जो भी बचा है सिर्फ थ्योरी बची है। सो जितना पार्ट आप करके आए हो वही है। जो चैप्टर कार्बन मुश्किल लगता है वो आपने अच्छे से समझ लिया, तो आगे का सारा थ्योरी है, फटाफट से आप निकाल दोगे चैप्टर, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है बच्चे कि कार्बन की ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखने में तो बहुत अलग है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तभी उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब दिखने में तो ऐसा लगेगा कि इनका तो कोई आपस में लेना देना ही नहीं है, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड तो पता ही भैया क्या होता है, जो रिंग्स वगैरह में होता है वो डायमंड होता है हमारा। एंड ग्रेफाइट जो आपकी जो लेड वाली पेंसिल होती है, जो लेड होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। सो अब देखने में ऐसा लगेगा इन दोनों में कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स है, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के 3 और एलोट्रॉप्स है जो हम पढ़ेंगे। वन इज डायमंड, देन ग्रेफाइट एंड देन फ्लोरेंस। तो ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास डायमंड। सो डायमंड एग्जिस्ट एज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क विथ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये 3D डायमेंशन करके ही बनता है। आपको कुछ इसकी कैसे बनाना है, इसका क्या नेटवर्क है, कैसे स्ट्रक्चर होगा, कुछ याद करने की जरूरत है। जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना आपके एनसीईआरटी में है और उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। सो यहाँ पे एक कार्बन कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड होता है और 3D डायमेंशन बनाता है ये। देन डायमंड्स आर हार्ड इन नेचर। हमें पता है ना डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। एंड इट शाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और वो शाइन करता है लाइट में, ठीक है। बेसिक चीज है डायमंड के बारे में। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डायमंड इज इन मेकिंग ज्वेलरी। सबसे ज्यादा ज्वेलरीज में यूज होता है एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज इन ड्रिलिंग या कटिंग टूल्स जो बनते हैं उसमें यूज होता है, ठीक है बेटा। आगे देखो, आगे अगर हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़े तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर 3 कार्बन एटम टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स। तो इस तरीके से देखो हेक्सागन की ये बन रही है ना, यहाँ पे शेप बन रही है ना, तो इस तरीके से कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं एंड वहां पे हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आता है। अगेन इट सर्व्स एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। It is used as dry lubricant for machine part as well as it is used in lead pencils. So lead pencils में use होता है, also machine part में as a lubricant use होता है, ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास फुलरिन। फुलरिन क्या होता है? इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है एक फुटबॉल की तरह या एक स्क्वायर की तरह। सो इट इज अ हॉलो केज दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर। अंदर से पूरा हॉलो है और स्फेयर सी इसकी शेप है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60, मतलब 60 कार्बन का बॉन्ड था which has carbon atoms arranged in the shape of a football, जिसमें कार्बन एटम्स कैसे अरेंज है? फुटबॉल की शेप में अरेंज है, ठीक है। तो ये हमारे थे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अब इस कार्बन की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले कंबशन होता है, इसको जो कार्बन है ना उसको हम यूज करते हैं एज फ्यूल, क्योंकि वो बहुत जल्दी बर्निंग में हेल्प करता है। सो कार्बन अलॉन्ग विद इट्स कंपाउंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल as it burns in presence of oxygen and also। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है, रिलीज करता है एनर्जी। अब इसके बाद ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ब्लू एंड नॉन सूटीज फ्लेम देते हैं। नॉन सूटी का मतलब क्या होता है? जैसे उसमें से काला काला पार्टिकल नहीं देखा। अब आप जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जैसे हम जोत जलाते हैं तो उसमें एकदम से ब्लैक कलर का बहुत सारा वो निकलता है ना, जहाँ पे अगर 24/7 आप देखोगे जोत जलते तो ऊपर जो हमारी क्या बोलते हैं जो छत की तरफ होता है वहां पे सारा ब्लैक 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 आ जाता है। तो यहाँ पे है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ब्लू और नॉन सूटी क्या देते हैं? फ्लेम देते हैं। नॉन सूटी मतलब कोई ब्लैक पार्टिकल नहीं होता उसमें। वेयर एज जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो वो येलो कलर का
सूटी फ्लेम देते हैं। येलो होता है एक तो फ्लेम उनका, और ब्लैक पार्टिकल्स भी होते हैं उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है कि अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ और उसको में मतलब हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है। मेन आपको इसमें याद क्या करना है कि कंबशन एक इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, एंड जो हमारे सैचुरेटेड वाले होते हैं उनका ब्लू फ्लेम होता है और नॉन सूटी फ्लेम होता है। जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं उनका येलो फ्लेम होता है और सूटी फ्लेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड करना। सो जब हम किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप एल्कोहल में उसको ऑक्सीडाइज करते हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एल्डिहाइड्स में, एंड एल्डिहाइड्स में फर्दर ऑक्सीजन ऐड करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो मतलब अगर उसमें ऐड करते जाओगे ऑक्सीजन तो आपके एल्कोहल कन्वर्ट कर सकते हो आप कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी हेल्प से ऑक्सीजन ऐड करोगे, कौन होगा एजेंट, सच एज पोटेशियम पर मैग्नेट कैन बी यूज फॉर ऑक्सीडेशन। सो इसका यूज करके हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल का एग्जांपल है। एल्कोहल में जब हमने इसका रिएक्शन कराई तो इसको हीट दी एंड क्या यूज किया, पोटेशियम पर मैग्नेट जैसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, तो हमें एज अ रिजल्ट में क्या मिला, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो आया है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे ऑक्सीडाइजेशन में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, एडिशन रिएक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एंड उसमें अगर आप कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हो एंड उसमें आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, तो आप उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये हाईली यूज होता है वेजिटेबल ऑयल की जो है हाइड्रेशन करने के लिए। सो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इससे हम क्या करते हैं, घी बनाते हैं। जब आप वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करते रहते हो तो एट अ पॉइंट जाके वो घी में कन्वर्ट हो जाता है। सो इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशनल रिएक्शन। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एप्लीकेशन बताओ उसका, तो वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे हमारे पास इथेन था, तो जब उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे सो हमें क्या मिला, हमें मिला इथेन। तो इथीन में हाइड्रोजन ऐड करके हमने क्या किया, बेसिकली आपने, क्योंकि ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, सो डबल बॉन्ड मतलब ये क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड है। और अगर ये अनसैचुरेटेड है और यहाँ पे आपने उसको इथेन में कन्वर्ट कर दिया तो आपने बेसिकली उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड तो याद है ना भाई, सैचुरेटेड हमारे होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले और अनसैचुरेटेड होते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। आगे नेक्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है बच्चे, नाम से पता चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, कोई चीज किसी को जब रिप्लेस करती है तो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। सो व्हेन वन एटम इन हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन या ब्रोमाइन एटसेट्रा, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हाइड्रोकार्बन में कोई एक एटम को रिप्लेस कर देता है क्लोरीन या हमारा ब्रोमाइन, सो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। तो अभी क्या क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के एटम्स को वन बाय वन रिप्लेस करता है। इट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो हमारे पास मीथेन था, मीथेन हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो गया, एंड साथ में यहाँ पे HCl से हमारा वो HCl भी प्रोड्यूस हुआ। एंड ये रिएक्शन किस में करा जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपने देखा कैसे मीथेन हमारा कन्वर्ट हो गया क्लोरोमीथेन में, क्योंकि इसमें क्लोरीन ऐड हो गया, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। सो अभी हम देख के आए कि कार्बन कंपाउंड्स कितने ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है हमारा
इथेनॉल और दूसरा है हमारा एथेनोइक एसिड। सो यहाँ पे इथेनॉल ऑल दिख रहा है, यहाँ पे OL लगा हुआ है, मतलब कौन से फंक्शनल ग्रुप का है ये, एल्कोहल के। एंड इसमें ओइक एसिड दिख रहा है हमें, तो कौन से फंक्शनल ग्रुप का हो गया ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो इन दोनों के कुछ फीचर्स और रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल की। विजिबल है ना ये? सो इथेनॉल, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। इथेनॉल इज, अब देखो वैसे तो मैं आपको अगर ओनली 4-5 चीजें बताऊंगी ना तो आप भूल जाओगे, इसलिए हम एक एक पॉइंट रीड करते हुए चलेंगे ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सको, आपको एटलीस्ट याद रहेगा कि हाँ यार इस तरीके से लिखना है। सो इथेनॉल के बारे में क्या क्या पता है हमें। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल, सो यहाँ तो ये OL से ही पता चल जाएगा आपको, एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितनी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती हैं सब में ये इथेनॉल है जो ऐड होता है, एंड इट इज गुड सॉल्वेंट। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप्स एंड मेनी टॉनिक्स। आपने देखा होगा, मतलब आई डोंट नो, बड़ा रैंडम सी चीज है, बट आपने शायद सुना होगा कि मार्केट में केमिस्ट वगैरह बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप्स नहीं देते, बिकॉज अगेन उसका ओवरडोज अगर आप कर लोगे ना कफ सिरप का, तो उसमें क्योंकि एथेनॉल प्रेजेंट होता है तो वो डीजीनेस, जैसे ड्रिंक करके जो डीजीनेस फील होती है ना वो फील होती है। अब ये नहीं जाके कि ट्राई करते हैं कफ सिरप पी के, मैं बस बता रही हूँ कैसा होता है। सो वो इथेनॉल इन सब चीज़ों में यूज होता है। एंड ऑल्सो कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज डंकनेस। सो जो अगर मतलब ऐसा नहीं कि कफ सिरप से आपको डिजीनेस होने जाएगी, ऐसा लगेगा हाँ पी के टल्ली हो जाओगे, लेकिन अगर एथेनॉल को डिल्यूट करके थोड़ा सा भी पिया जाएगा तो वो फीलिंग ऐसी आती है जैसे वो ड्रंकनेस वाली। कैसी फीलिंग होती है मुझे तो पता नहीं, बट जो पीते हैं उनको पता चल जाएगा शायद। सो एंड ऑल्सो इसके साथ however intake of even a small quantity of pure ethanol, जो प्योर एथेनॉल जो है, मैं डाइल्यूट की बात करी, उसमें आपने मिक्स कर दिया पानी, उसको डाइल्यूट कर लिया, लेकिन अगर प्योर एथेनॉल का थोड़ा सा क्वांटिटी भी कोई पी ले तो वो इतनी हार्मफुल होती है दैट इट कैन कॉज सडन डेथ ऑल्सो। सो प्योर इथेनॉल को मतलब एब्सोल्यूट एल्कोहल कैन बी लीथल मतलब दैट कैन कॉज डेथ। ठीक है, चलो दैट मीन्स वेरी डेंजरस। चलो भाई आगे देखो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं इथेनॉल का। जैसे सबसे पहले इसका रिएक्शन देखते हैं सोडियम। सोडियम के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है। सो इथेनॉल हमारा सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व होती है। सो एल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पे इस रिएक्शन से हाइड्रोजन मिलता है, और अगर हाइड्रोजन में जैसे यहाँ पे सोडियम से हमने रिएक्शन कराया अपने इथेनॉल का, तो हमें क्या मिला, सोडियम एथेनॉक्साइड। सो यहाँ पे हमें ये मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस, और ये क्या हो गया हमारा बेसिकली एक सॉल्ट आ गया आपके पास। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो इसका क्या रिएक्शन कर सकते हैं हम जिससे हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेने के लिए अगर हम इसका रिएक्शन कराएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सो हीटिंग एथेनॉल एट स्पेसिफिक है कि 440 K पे अगर आप उसको हीट करोगे विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू गिव ईथेन। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन मतलब जैसे हमें जब डिहाइड्रेशन होता है तो क्या बोलते हैं, पानी की कमी होना। सो यहाँ पे डिहाइड्रेशन का मतलब है हाइड्रोजन उसमें से निकाल लेना। सो अगर हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जैसे इथेनॉल था, हमने इसका रिएक्शन कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस टेम्परेचर पे, सो हमें क्या मिला, हमें इथीन मिला। इथीन मिला मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कम हो गया। ऑल्सो इथेनॉल हमारा क्या था बच्चे, इथेनॉल हमारा देखो AN है ना इसमें, मतलब ये हमारे पास सैचुरेटेड था, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला था, लेकिन जैसे ये इथीन में कन्वर्ट होगा, EN आ गया, ENE मतलब आ गया हमारे पास, सो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर आपके पास कोई सैचुरेटेड वो है और उसको आप अनसैचुरेटेड निकालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको हीट कर सकते हो स्पेसिफिक जो टेम्परेचर बोल रखा है उस पे, और किसके साथ रिएक्शन करा के, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, वो क्या करेगा, ये डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल कर देगा, मतलब एथेनॉल में से हाइड्रोजन के जो एटम्स है उनको खींच लेगा, एंड दस रिजल्ट में हमें इथीन जैसा कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं एथेनोइक एसिड। अब थोड़ा सा एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं।
अगेन रीड करते हुए चलते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सो नाम से ही पता चल रहा है भाई एसिड है ये एक, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है हर एसिड, ऐसा नहीं है भैया कि बहुत ज्यादा आपके लिए वैसा हो जाएगा कि ओहो इसको हाथ नहीं लगा सकते। जैसे हम नेल पेंट रिमूवर होता है उसमें भी वो भी एक टाइप ऑफ एसिड है हमारे पास, या घर में विनेगर वगैरह यूज करें दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसिड। तो सारे ऐसे नहीं है कि एसिड नाम आ गया तो मतलब ये तो बड़ी खतरनाक चीज हो गई, ठीक है। सो एथेनॉइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, और वैसे भी ये जो एसिटिक एसिड है ये बहुत लो लेवल का होता है। हमने जब एसिड एंड बेसिस वाला चैप्टर किया था उसमें भी हमने कहा था ये लेस रिएक्टिव वाला हमारा एसिड है, ठीक है। एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, और किसको बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप है इसका, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है भाई, इसमें लिखा हुआ है ओइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है ये। नाउ 5-8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। जब हम लोग अगर पानी में थोड़ा सा 5 से 8% ये एसिडिक एसिड डालते तो वो विनेगर बनता है, इसलिए विनेगर का नेचर भी एसिडिक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा कोई एसिड हो गया, ठीक है। एंड इज यूज वाइडली एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, और पिकल्स में जैसे अचार होते हैं ना भाई, अचार बना लिए बड़े टाइम तक चल जाते हैं तो एज अ प्रिजर्वेटिव ये यूज होता है इसमें। नाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनॉइक एसिड इज 290 K एंड हेंस इट ऑफन freezes during winter in cold climate. This give rise to its name glacial एसिडिक एसिड। अब वो कह रहे हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो अगर हम वैसे देखें प्योर एथेनॉइक एसिड का सो 290 K है, एंड ऑल्सो विंटर्स के टाइम पे ये बड़ा बड़ा फ्रीज भी हो जाता है, दैट इज वाई इसका एक नेम है ग्लेशियल एसिडिक एसिड, ठीक है। एंड इट इज कलरलेस, कोरोसिव होता है, कोरोसिव लिक्विड है, एंड इट गिव्स अ पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल होती है जैसे अनियन प्याज वगैरह होते हैं ना, उसकी एक अजीब सी, गार्लिक वगैरह की एक अजीब सी स्मेल आती है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज पंजेंट स्मेल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब इसके कुछ रिएक्शंस दे सकते हैं, देख लेते हैं। इसका एक रिएक्शन है हमारे पास एसर्टिफिकेशन। अब ये ईस्टरिफिकेशन क्या होता है, ईस्टर क्या होता है, ईस्टर बेसिकली एक ऐसी चीज है जो परफ्यूम्स वगैरह में यूज होती है, वो यहीं से ही हमें मिलती है। कैसे, ईस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन एल्कोहल। सो जब हम एक एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये ईस्टर्स मिलते हैं। एथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट एथेनॉल, जो एथेनॉल अभी पढ़ के आए हैं हम, और इस एथेनॉइक एसिड का जब हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, कोई भी कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है कोई भी रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देना। तो किसी भी कैटलिस्ट के साथ जब हम इस इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें ईस्टर मिलता है। ये आ भी सकता है भाई कि क्वेश्चन बताओ इन दोनों का रिएक्शन होगा तो व्हाट विल यू गेट, सो वो रिएक्शन हमारा ईस्टरिफिकेशन होता है एंड हमें ईस्टर मिलता है। एंड ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है, एल्कलाई है, द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो जब आप जो आपके पास ईस्टर मिला उसका रिएक्शन अगर फर्दर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते तो वो वापस एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हमें सोडियम सॉल्ट मिलेंगे, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है भाई। दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। सो सोप प्रिपेयर करने में ये यूज होता है, ठीक है। मतलब क्या किया, पहले तो देखा हमने इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन कराया, उससे ईस्टर मिला। फर्दर अगर हम इस ईस्टर का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा एंड जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके सोडियम सॉल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड उसको इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। और कहाँ यूज होता है ये, इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। आपको लग रहा होगा मैम बस पढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे जितनी चीजें लिखी है ना बच्चे, इसमें से बीच बीच में से क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैं यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ के आपको बताती हूँ कि कोई भी छोटी सी चीज आपकी मिस ना हो। मैं बार बार जब बोलूंगी तो वो आपको याद रहेगा एंड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा इसका रिएक्शन देखते हैं विद अ बेस। अब ये तो सिंपल सी चीज है भाई, हमारा नाम ही है एथेनॉइक एसिड, तो जब भी कोई एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है। याद है ना, एसिड बेसिस वाला चैप्टर किया हुआ है। सो लाइक मिनरल एसिड, एथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट एंड ऑल्सो साथ में वाटर। और सॉल्ट कैसा, या तो सोडियम इथेनॉइड मिलेगा या कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट मिलेगा, ठीक है। हमें सिंपल सी बात है, एक जैसा एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, यहाँ पे भी यही चीज होगी। जब ये किसी बेस के साथ करेगा रिएक्शन तो ये भी सॉल्ट और वाटर बनाएगा। नाउ यहाँ पे वो रिएक्शन दे रखा है कि हमने यहाँ पे
सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया है अपने एथेनॉइक एसिड के साथ, तो हमें वो सॉल्ट मिला है और साथ में वाटर मिला है, ठीक है। और सॉल्ट कॉमनली यहाँ पे उनके नेम भी देख लो, सोडियम एथेनॉइट या फिर उसको कॉमनली कॉल्ड क्या होता है, सोडियम एसीटेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब इसका रिएक्शन देखते हैं विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स। सो कार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ क्या रिलीज करता है, जैसे एसिड करते हैं सेम ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। सो एथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू अ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो सॉल्ट तो बट ऑफ कोर्स बनेगा ही, साथ में गैस कौन सी हमारी इवॉल्व होती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। नाउ द सॉल्ट प्रोड्यूसेस कॉमनली कॉल्ड, सेम वही जो पीछे देख के आए हैं, सोडियम एसीटेट, ठीक है। सो यहाँ पे इसका रिएक्शन जब भी करा रहे तो सॉल्ट कौन सा बन के आ रहा है, सोडियम एसीटेट। वो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स में मैंने उसकी इक्वेशंस लिख दी हैं, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, सोप्स एंड डिटर्जेंट। सो दिस इज गोइंग टू बी दी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो सोप क्या होता है और डिटर्जेंट क्या होता है। सो नाउ सोप और डिटर्जेंट सबने ही सुना है भाई, क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं दोनों ही। अब नॉर्मली नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, कॉमन वर्ड्स तो हमें पता है, बट केमिस्ट्री की टर्म्स में हम इसको कैसे पढ़ेंगे। सो सोप दोनों ही क्लीनिंग एजेंट्स है। उसके बाद सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन्स, ठीक है। तो कौन से सॉल्ट है ये, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। यही अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो दे आर एमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अगेन लॉन्ग चेन्स, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, ये जो सोप होता है हमारा, इट इज इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। अब सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है भाई, हार्ड वाटर होता है जो हमारे जैसे अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो हम खारा पानी जिसको बोलते हैं। सो आपने देखा होगा अगर कोई खारा पानी है वहां पे अगर आप सोप से कुछ कर रहे हो तो जो झाग बनती है वो नहीं बनती। लेकिन जब हम डिटर्जेंट्स की बात करते हैं, सो दे आर इफेक्टिव इन बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर, दोनों में ये काम करती है, ठीक है भाई। अब स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, अब जो एक्चुअल में एक सोप का मॉलिक्यूल होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वो क्लीनिंग में उसका क्या प्रोसेस रहता है क्लीनिंग करने का, कैसे वो कपड़े इतने साफ हो जाते हैं हमारे, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ये ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक पार्ट, और ये आयोनिक पार्ट जो होता है दिस इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वर्ड क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, ऐसा जो जिसको पानी बहुत पसंद हो। और इसी का ही उल्टा ये वाला जो टेल वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी पसंद ना हो। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग हाइड्रोफोबिक है, मतलब क्या है, उनको पानी का डर है, ठीक है। तो ये समझ लो ये वाला पार्ट जो है दैट इज हाइड्रोफोबिक, ये पानी से डरता है, और ये जो ऊपर वाला राउंड पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक, जो पानी को बहुत पसंद करता है, ठीक है। नाउ दिस इज वाटर सॉल्यूबल, ये वाटर सॉल्यूबल होता है, और ये वाला पार्ट हमारा ऑयल सॉल्यूबल होता है, और यही प्रॉपर्टीज की वजह से क्लीनिंग हो पाती है। पहले ये पढ़ लेते हैं कैसे लिखेंगे, एन आयोनिक पार्ट विच इज ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो हाइड्रोफिलिक है, एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो कि हमारी हाइड्रोफोबिक है, पार्ट कंसिस्ट द सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो है वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, नीचे वाली टेल जो होती है वो हमारी हाइड्रोफोबिक होती है। ऊपर वाला वाटर सॉल्यूबल होता है, नीचे वाला ऑयल सॉल्यूबल होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आप जरा बात करते हैं क्लीनिंग एक्शन, कैसे क्लीनिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो देखो जैसे ही हम सोप को पानी में डालेंगे, चलो यहीं पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे ही आप सोप को पानी में डालोगे तो क्या होगा, ये जो पार्ट है, ये जो हमारा राउंड राउंड वाला पार्ट है, इसको तो पानी बहुत पसंद है, तो ये सारा बाहर की तरफ आ जाता है, और ये वाला पार्ट जिसको पानी पसंद नहीं है ये अंदर की तरफ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेते। तो हमने देखा जिसको पानी पसंद है वो ऐसे आ गया और बाकी अंदर की तरफ हो गए। तो यहाँ पे एक कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पूरा ऐसे राउंड सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल पानी में जाते ही। अब करते क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है ये वाला जो पार्ट है, जो टेल वाला पार्ट है, ये हमारा ऑयल सॉल्यूबल है। तो जैसे कोई गंदा कपड़ा है उसमें ज्यादातर डर्ट क्या होती है, ऑयल, ग्रीस, ये सब डर्ट है। सो वो क्या करता है, उस डर्ट को यहाँ पे ट्रैप कर लेता है, उसको पकड़ के रख लेता है, ठीक है, क्योंकि उसको पानी से नफरत है और उसको वहां पे जो भी मिल रहा है वो कह रहा है यार ये बढ़िया चीज है, इसको पकड़ के रख लेता हूँ। तो वो उस डर्ट को और उसको सबको पकड़ के रख लेता है। एंड जब हम पानी में वो करते हैं ना, जैसे कपड़े कैसे धुलते हैं, अगर वॉशिंग मशीन में धुले तो ऐसे राउंड 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 जाएगा,
और अगर हम हाथ से धो तो उसको ठोक पीट के धोते हैं। सो क्या होता है, जब हम उसको पानी से बार बार निकालते हैं तो ये जो पार्टिकल्स है हमारे, ये उसी पानी में रह जाते हैं और हमारा कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। पार्टिकल मतलब डर्ट पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है। चलो अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। सो द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर को, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर वो बनाते हैं पानी में जाते ही, कि जो जो पानी को पसंद करते हो बाहर की तरफ आ गए और डरने वाले अंदर की तरफ चले गए, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसल्स। तो वो मिसल्स बना लेते हैं वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट। अब इसमें जैसे यहाँ पे अगर ऑयल है तो वन एंड इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट, वाइल द आयोनिक पार्ट, जो आयोनिक पार्ट है मतलब जिसको पानी पसंद है, वो वाला पार्ट इट फेसेस आउटसाइड, ठीक है। ऑयल पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन द मिसल। सो यहाँ पे हमारा ऑयल पार्टिकल जो भी है वो ट्रैप हो जाता है। एंड व्हेन एगिटेटेड, एगिटेटेड मतलब वही जैसे उसको जब मशीन में घुमाना या अच्छे से धोबी पछाड़ करना। सो जब हम ऐसा करते हैं, व्हेन इट इज एगिटेटेड इन सोप सॉल्यूशन, द ऑयल एंड ग्रीस दैट इज ट्रैप्ड इन मिसल गेट्स डिस्पर्स्ड इन वाटर। सो बार बार वो करने से जो यहाँ पे वो एंड्स उसको पकड़ के बैठे हैं, जब बार बार वो पानी से निकलता है तो वो पानी में ही रह जाते हैं। एंड दस वाटर बिकम्स डर्टी एंड क्लॉथ गेट्स क्लीन। तो हमारा पानी, जिस पानी में हम कपड़े धोते हैं, वो तो गंदा हो जाता है क्योंकि उसमें सारा वो डर्ट और ऑयल ग्रीस वगैरह सब निकल जाते हैं, लेकिन हमारा जो क्लॉथ है वो क्लीन हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ द एक्शन ऑफ क्लीन, जो क्लीनिंग एक्शन है वो सोप का वर्क करता है, ठीक है। इसके बेस क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज वहां पे लिखना है, ठीक है। छोटा सा डायग्राम भी बनाए होगे तो और अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं बच्चे। आगे है हमारे पास सोप, कुछ पॉइंट्स है जो काम के पॉइंट्स है आपके, उनको ध्यान से समझना। इसके बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं बीच बीच में से, वो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। जैसे सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिमेन्स। जब भी अगर आप सोप को, वो जो खारा पानी है उसमें ऐड करोगे ना, तो ये तो आप घर पे करके भी देख सकते हो, करोगे ना तो उसमें एक इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बन जाएंगे छोटे छोटे से, जिसको हम बोलते हैं स्कम, ठीक है। नाउ दिस इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे होता क्या है ना, जो हार्ड वाटर होता है उसमें हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, तभी वो हार्ड, वो तभी खारा पानी है, क्योंकि उसमें क्या क्या है, हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट है, इसकी वजह से वो होता है। एंड इसी के साथ रिएक्शन करके वो स्कम बनते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है, दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट। सो हमने पहले ही पढ़ा था भाई, जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं ये हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। तो अगर हार्ड वाटर में आपको यूज करना है कोई क्लीनिंग एजेंट या उसमें आपको कपड़े धोने, तो आप डिटर्जेंट यूज करते हो, ठीक है। नाउ डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल precipitate with the calcium and magnesium ion in hard water, thus they are usually used to make shampoos and products for cleaning clothes. So यहाँ पे अब ये जो है ये ऐसा रिएक्शन नहीं करते, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, इसलिए जैसे यहाँ पे सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में जब सोप को डाला तो स्कम बने, लेकिन डिटर्जेंट को डालोगे तो ऐसा कुछ नहीं बनेगा क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं करते। इसलिए इनको ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जाता है, जो शैम्पूज बनते हैं या आपने जो घर पे देखा होगा, जो हमारे डिटर्जेंट्स, यूजुअली हम डिटर्जेंट्स उसी को ही बोलते हैं, कपड़े धोने का साबुन जो है, ठीक है ना। सो वहाँ पे यूज होता है ये, ठीक है। तो इसके साथ वहाँ पे यूज होता है ये। एंड विद दिस हम चैप्टर को करते हैं एंड, हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई रियली होप आपको चैप्टर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहाँ पे किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगती है, प्लीज डू वॉच दैट पार्ट अगेन बच्चे, आई कैन गारंटी यू आपको क्लियर हो जाएगा। एंड वंस जब आप चैप्टर यहाँ से सीख के जाओगे तो अब आप कह सकोगे कि यार कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। यही बात मुझे कमेंट सेक्शन में आप बोलोगे कि हाँ चैप्टर आपको ईजी लगा, बट इस चैप्टर को कंप्लीट मत मानना। मैंने चैप्टर के बीच में भी बोला था, इस चैप्टर के इनटेक्स क्वेश्चन, खासकर जो इन बिटवीन क्वेश्चंस है वो बहुत जरूरी है, उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, वो हम करेंगे इन दी नेक्स्ट सेशन। सो नेक्स्ट सेशन जब भी अपलोड होगा प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो क्वेश्चंस नहीं करोगे चैप्टर को कंप्लीट मत समझना, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इनटेक्स क्वेश्चन करेंगे एंड उससे नेक्स्ट सेक्शन में बैक एक्सरसाइजेस भी कर लेंगे इस चैप्टर की। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।